कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे और प्यारे नीले रंग के छोटे से जीव से, जिसका नाम है सोनिक। सोनिक कोई मामूली जानवर नहीं है। उसके पास एक सुपर पावर है, उसकी बिजली जैसी तेज रफ्तार। वो इतना तेज है कि पलक झपकते ही गायब हो सकता है। वो अपने खूबसूरत आइलैंड पर बेफिक्र होकर दौड़ता फिरता है, लेकिन उसकी ये पावर ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। सोनिक की देखभाल एक लॉन्ग क्लॉ नाम की समझदार उल्लू करती थी, जो उसे हमेशा अपनी ताकत छिपाने की सलाह देती थी। लेकिन सोनिक अभी बच्चा था, नादान था। एक दिन उसकी लापरवाही की वजह से जंगल के कुछ खतरनाक आदिवासियों को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। वो सोनिक की पावर हासिल करने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। लॉन्ग क्लॉ सोनिक को बचाने के लिए उसे लेकर वहां से उड़ती है, लेकिन एक तीर उसे लग जाता है। बुरी तरह घायल होने के बाद वो सोनिक को एक थैली देती है जिसमें जादुई रिंग्स थीं। ये रिंग्स यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल करने का एक पोर्टल यानी दरवाज़ा खोल सकती थीं। लॉन्ग क्लॉ एक रिंग फेंक कर पृथ्वी का रास्ता खोलती है और सोनिक को वहां भेजते हुए कहती है, कभी भागना मत छोड़ना। सोनिक अपनी माँ जैसी लॉन्ग क्लॉ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए पोर्टल से दूसरी दुनिया में चला जाता है और पीछे लॉन्ग क्लॉ उन दुश्मनों का सामना करने के लिए अकेली रह जाती है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। हम पृथ्वी पर हैं, मोंटाना के एक छोटे और शांत शहर ग्रीन हिल्स में। यहाँ सोनिक छिपकर रह रहा है। इन 10 सालों में उसने इंसानों से छिपना बखूबी सीख लिया है। वो एक गुफा में रहता है जिसे उसने अपनी छोटी सी दुनिया बना रखा है, जहाँ वो कॉमिक्स पढ़ता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी रफ्तार से खुद के साथ ही पिंग पोंग खेलता है। सोनिक शहर के लोगों को दूर से ऑब्जर्व करता है और उन्हें अपना परिवार मानता है, लेकिन वो कभी उनके सामने नहीं आता। उसका सबसे पसंदीदा इंसान है वहाँ का पुलिस ऑफिसर टॉम, जिसे सोनिक प्यार से डोनेट लॉर्ड बुलाता है, क्योंकि वो अक्सर डोनेट खाते हुए और उनसे बातें करते हुए दिखता है। सोनिक खुश ज़रूर दिखता है, लेकिन अंदर से वो बेहद अकेला है। उसे हमेशा ये डर सताता है कि अगर वो किसी को दिखा तो उसे फिर से भागना पड़ेगा, और इस बार उसे एक ऐसी दुनिया में जाना होगा जहाँ सिर्फ मशरूम ही मशरूम है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। एक रात सोनिक चुपके से शहर के बेसबॉल ग्राउंड में जाता है। वहाँ कोई नहीं था। सोनिक अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके अकेले ही पूरा मैच खेलता है। वो खुद ही बॉलिंग करता है, खुद ही बैटिंग करता है और खुद ही फील्डिंग भी। वो बहुत मज़े करता है, लेकिन जब जीत की खुशी मनाने के लिए वो हाई फाइव देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह अकेला है। ये अकेलापन उसे अंदर से तोड़ देता है। वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है। उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है और साथ ही उसके शरीर से निकलने वाली नीली बिजली भी। वो इतना तेज दौड़ता है कि एक ज़बरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरे पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इलाके की बिजली गुल हो जाती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। सैटेलाइट्स तक हिल जाते हैं। ये घटना इतनी बड़ी थी कि अमेरिका के पेंटागन में हड़कंप मच जाता है। मिलिट्री के बड़े अधिकारी समझ नहीं पाते कि ये कोई बम धमाका था या कोई कुदरती आपदा। जब उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता, तो वो एक ऐसे इंसान को बुलाने का फैसला करते हैं जिसे वो पसंद तो नहीं, लेकिन उसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी वापस ग्रीन हिल्स के उसी बेसबॉल ग्राउंड पर आती है, जिसे अब आर्मी ने पूरी तरह घेर लिया है। तभी वहां एक हाईटेक काले रंग का ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक से उतरता है एक अजीब, सनकी लेकिन बेहद इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, डॉक्टर रोबोटनिक। उसकी लंबी मूछें और घमंडी रवैया देखकर ही पता चल जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। आते ही वो वहां मौजूद आर्मी मेजर की बेइज्जती करता है और पूरे ऑपरेशन का चार्ज अपने हाथ में ले लेता है। रोबोटनिक अपने ट्रक का बटन दबाता है और उसमें से सैकड़ों छोटे छोटे अंडे जैसे ड्रोन निकलते हैं। ये ड्रोन्स हवा में उड़ते हुए पूरे जंगल में फैल जाते हैं। रोबोटनिक की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि कुछ ही देर में एक ड्रोन को जंगल की मिट्टी पर एक अजीब सा पदचिन्ह यानी फुटप्रिंट मिल जाता है। रोबोटनिक समझ जाता है कि जिस चीज को वो ढूंढ रहा है वो इस दुनिया की नहीं है। अब शिकार शुरू हो चुका था। उधर अपनी गुफा में सोनिक बेहद डरा हुआ था। उसे पता चल चुका था कि वो अब सुरक्षित नहीं है। वो अपना बैग पैक करता है और अपनी रिंग्स लेकर पृथ्वी छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार किसी से मिलना चाहता था, या शायद छिपने के लिए उसे कोई जगह चाहिए थी। वो सीधे टॉम के गैराज में घुस जाता है। टॉम अभी अपने गैराज में कुछ काम ही कर रहा था कि उसे शोर सुनाई देता है।
उसे लगता है कोई जानवर घुस आया है, इसलिए वो अपनी ट्रैंकुलाइजर गन यानी बेहोश करने वाली बंदूक उठा लेता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी नज़र सोनिक पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला पड़ते हैं। घबराहट में टॉम से गोली चल जाती है और सीधा सोनिक के पैर में लगती है। बेहोश होने से ठीक पहले सोनिक टॉम की टी शर्ट पर लिखा सैन फ्रांसिस्को पढ़ता है और अनजाने में अपनी एक रिंग फेंक देता है। हवा में एक पोर्टल खुलता है जो सीधा सैन फ्रांसिस्को की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर निकलता है। सोनिक का रिंग्स वाला बैग उसके हाथ से छूटकर उसी पोर्टल में गिर जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। अब सोनिक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब सोनिक को होश आता है तो वो खुद को एक कुत्ते के पिंजरे में पाता है। टॉम उसे हैरानी से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नीला एलियन उसकी भाषा बोल रहा है। सोनिक उसे बताता है कि वो उसे किडनैप नहीं कर रहा, बल्कि वो तो खुद अपनी जान बचा रहा है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि बाहर एक बड़े ट्रक के रुकने की आवाज़ आती है। डॉक्टर रोबोटनिक वहां पहुंच चुका था। सोनिक डर जाता है और टॉम से भीख मांगता है, प्लीज़ उन्हें मुझे ले जाने मत देना। टॉम का दिल पसीज जाता है और वो सोनिक को घर के ऊपर वाले कमरे एटिक में छिपा देता है। टॉम बाहर जाकर रोबोटनिक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोटनिक ज़बरदस्ती घर में घुस आता है। उसके हाथ में एक डिवाइस था जो एलियन एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता था। रोबोटनिक टॉम को धमकाने लगता है। उसके ड्रोन्स पूरे घर को स्कैन कर रहे थे। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है। रोबोटनिक समझ जाता है कि ऊपर कोई है। इससे पहले कि वो टॉम को कोई नुकसान पहुंचाता, सोनिक अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आ जाता है और कहता है, रुको, मैं यहाँ हूँ। रोबोटनिक सोनिक को देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे एक मशीन समझकर पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी टॉम, जो अब तक चुप था, अचानक रोबोटनिक के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। रोबोटनिक नीचे गिर जाता है। सोनिक और टॉम मौका देखकर वहां से भागते हैं और टॉम के ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन रोबोटनिक हार मानने वालों में से नहीं था। अब वे सुरक्षित थे, लेकिन सोनिक बहुत परेशान था। वो टॉम को बताता है कि उसकी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को में एक बिल्डिंग की छत पर गिर गई हैं। बिना उन रिंग्स के वो दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता और यहाँ रोबोटनिक उसे मार डालेगा। टॉम उसे गाड़ी से उतरने को कहता है और बोलता है कि तुम सुपर फास्ट हो, दौड़ कर ले आओ। सोनिक जोश में दौड़ता है और पलक झपकते ही वापस आ जाता है, लेकिन वो गीला था और उसके बालों में पत्तियां फंसी थीं। वो मायूस होकर कहता है, मुझे रास्ता नहीं पता और मैंने प्रशांत महासागर में डुबकी भी लगा दी। सोनिक की हालत देखकर टॉम को उस पर दया आ जाती है। वो समझ जाता है कि इस छोटे से नीले एलियन की मदद उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होती है एक अनचाही रोड ट्रिप, ग्रीन हिल से सैन फ्रांसिस्को तक। कहानी आगे बढ़ती है। टॉम और सोनिक सफ़र करते हुए रात में एक रोड साइड बार पिस्टन पिट पर रुकते हैं। टॉम तो बस फ़ोन करने रुका था, लेकिन सोनिक जिद करता है कि उसे वहाँ मज़े करने हैं। टॉम उसे एक काउबॉय हैट और चश्मा पहनाकर अंदर ले जाता है। वहाँ सोनिक को पता चलता है कि बकेट लिस्ट क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो आप मरने से पहले करना चाहते हैं। सोनिक जोश में अपनी लिस्ट बनाता है और टॉम के साथ डार्ट्स खेलता है, डांस करता है और खूब मस्ती करता है। लेकिन तभी वहां कुछ बदमाश टॉम से उलझ जाते हैं और उसे मारने आते हैं। सोनिक अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में कूदता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सब कुछ स्लो मोशन में थम जाता है, सिवाय सोनिक के। सोनिक अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है। वो हवा में उड़ते हुए लोगों की टोपियां बदल देता है, उनके जूतों के फीते आपस में बांध देता है और एक मजेदार तरीके से पूरी लड़ाई को एक प्रैंक बना देता है। जब समय वापस नॉर्मल होता है तो सारे बदमाश अपने आप ही गिर जाते हैं। टॉम और सोनिक वहां से भागते हैं, लेकिन ये पल उन दोनों की दोस्ती को पक्का कर देता है। रात को वे एक मोटेल में रुकते हैं। सोनिक अभी भी अपनी एनर्जी से भरा हुआ था और कमरे में पागलों की तरह उछल कूद करता है। लेकिन जब सोने का वक्त आता है तो सोनिक अपनी बकेट लिस्ट को देखता है। वो टॉम से एक बहुत इमोशनल बात कहता है, मैंने लिस्ट की सारी चीजें कर लीं, बस एक बची है, एक सच्चा दोस्त बनाना। टॉम को महसूस होता है कि सोनिक कितना अकेला है। टॉम भी उसे बताता है कि वो ग्रीन हिल्स छोड़ रहा है, जो सोनिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ग्रीन हिल्स ही सोनिक का घर था। अगली सुबह उनका सफर फिर शुरू होता है, लेकिन उधर डॉक्टर रोबोटनिक खाली नहीं बैठा था। उसे सोनिक का एक टूटा हुआ कांटा मिल गया था, जिसमें असीमित ऊर्जा थी। उसने उस ऊर्जा से अपनी मशीनों को सुपरचार्ज कर लिया था और अब वो उन्हें ट्रैक कर चुका था।
हाईवे पर अचानक एक बहुत बड़ा और खतरनाक टैंक जैसा ट्रक टॉम की गाड़ी के पीछे लग जाता है। ये रोबोटनिक था। वो अपनी नई पावर के साथ उन पर हमला करता है। सोनिक को गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है, खुद को एक नीले गोले में बदलता है और पूरी ताकत से उस टैंक से टकराता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और रोबोटनिक का ट्रक तहस नहस हो जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मलबे में से एक छोटी हाईटेक कार निकलती है, फिर उसमें से एक बाइक और आखिर में एक छोटा सा ड्रोन। वो ड्रोन टॉम की गाड़ी पर चिपक जाता है और उसमें एक बम लगा देता है। सोनिक उस बम को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिपक गया था। बड़ी मुश्किल से वो उसे उखाड़कर फेंकता है, लेकिन बम उसके पास ही फट जाता है। धमाके की वजह से सोनिक बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। टॉम घबरा जाता है। सोनिक हिल भी नहीं रहा था। टॉम उसे गाड़ी में डालता है और तेजी से सैन फ्रांसिस्को की तरफ भागता है, सीधे अपनी वाइफ मैडी के पास, जो वहां अपनी बहन रेचल के घर रुकी थी। जब टॉम वहां पहुंचता है तो मैडी की बहन रेचल उसे देखकर भड़क जाती है और दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन टॉम जबरदस्ती अंदर घुसता है। तभी टॉम का कुत्ता सोनिक के ऊपर से चादर हटा देता है। मैडी और रेचल एक नीले एलियन को देखकर चीख पड़ती हैं। रेचल तो बेहोशी हो जाती है। टॉम मैडी को समझाता है कि ये कोई जानवर नहीं, एक एलियन है और इसकी जान खतरे में है। मैडी एक वेटरनरी डॉक्टर थी। वो हिम्मत जुटाती है और सोनिक को चेक करती है। वो स्मेलिंग सॉल्ट यानी होश में लाने वाली दवा सोनिक की नाक के पास ले जाती है। सोनिक अचानक झटके से उठता है। मैं जिंदा हूँ, लेकिन तभी उसे अपनी रिंग्स की याद आती है। वो रिंग्स अभी भी सैन फ्रांसिस्को की उस ऊंची बिल्डिंग ट्रांस अमेरिका पिरामिड की छत पर पड़ी थीं और डॉक्टर रोबोटनिक अब पहले से ज्यादा खतरनाक होकर उनके पीछे आ रहा था। मैडी अभी भी सोनिक को देखकर हैरान थी, लेकिन टॉम उसे समझाता है कि सोनिक की जान खतरे में है और उसे सैन फ्रांसिस्को की उस बिल्डिंग तक पहुंचना ही होगा। टॉम की बात सुनकर मैडी उनका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि टॉम सिर्फ एक जान बचाने की कोशिश कर रहा है। जाने से पहले मैडी की छोटी भतीजी जोजो सोनिक के पास आती है। वो देखती है कि सोनिक के जूते पूरी तरह फट चुके हैं, इसलिए वो उसे अपने नए लाल रंग के जूते गिफ्ट करती है। ये वही जूते हैं जो आगे चलकर सोनिक की पहचान बन जाते हैं। अब तीनों टॉम की गाड़ी में सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। बिना किसी रुकावट के वो ट्रांस अमेरिका पिरामिड बिल्डिंग पहुंचते हैं। टॉम सोनिक को एक बैग में छिपाकर सिक्योरिटी से बचाता है और वो लिफ्ट से सीधे छत पर पहुंच जाते हैं। वहां सोनिक को अपनी रिंग्स का बैग वापस मिल जाता है। अब विदाई का समय था। सोनिक को मशरूम प्लैनेट जाना था। माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सोनिक जाने ही वाला होता है कि तभी एक ड्रोन वहां आ धमकता है। डॉक्टर रोबोटनिक अपने हाईटेक एयरक्राफ्ट के साथ वहां पहुंच चुका था। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने सोनिक के उस टूटे हुए कांटे की एनर्जी से अपनी मशीन को सुपरचार्ज कर लिया था। सोनिक समझ जाता है कि टॉम और मैडी की जान को खतरा है। वो तुरंत टॉम और मैडी को छत से धक्का दे देता है, लेकिन गिरने से पहले ही एक रिंग का इस्तेमाल करके उन्हें पोर्टल के जरिए सुरक्षित वापस ग्रीन हिल्स भेज देता है। अब छत पर सिर्फ सोनिक और रोबोटनिक बचे थे। सोनिक पूरी ताकत से भागता है, लेकिन रोबोटनिक की मशीन अब सोनिक की रफ्तार को टक्कर दे रही थी। दोनों के बीच एक जबरदस्त चेस शुरू होती है। ये रेस सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में होती है। सोनिक अपनी रिंग्स का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता है। पल भर में वो पेरिस के एफिल टावर के पास होते हैं। अगले ही पल चीन की महान दीवार पर दौड़ रहे होते हैं और फिर सीधे मिस्र यानी इजिप्ट के पिरामिड्स के ऊपर, जहां सोनिक रोबोटनिक को रेत के तूफान में फंसाने की कोशिश करता है। भागते भागते सोनिक वापस ग्रीन हिल्स पहुंच जाता है, लेकिन रोबोटनिक का एक हमला उसे जमीन पर गिरा देता है। सोनिक बुरी तरह घायल हो चुका था। रोबोटनिक अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उसे खत्म करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टॉम और शहर के बाकी लोग सोनिक के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। रोबोटनिक मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम एक एलियन के लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो, जिस पर टॉम जवाब देता है, ये सिर्फ एलियन नहीं, ये मेरा दोस्त है। अपने दोस्त की आवाज सुनकर सोनिक के अंदर एक नई शक्ति जागती है। वो फिर से खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसके शरीर से भयंकर नीली बिजली निकल रही थी। उसने अपनी असली ताकत को पहचान लिया था। सोनिक रोबोटनिक से कहता है, ये मेरी पावर है और तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वो बिजली की रफ्तार से रोबोटनिक के एयरक्राफ्ट पर हमला करता है और उसे बुरी तरह तोड़ देता है।
मौका देखकर टॉम एक रिंग फेंकता है जिससे मशरूम प्लैनेट का पोर्टल खुल जाता है। सोनिक अपनी आखिरी स्पिन अटैक से रोबोटनिक के जहाज को जोरदार टक्कर मारता है और उसे उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। पोर्टल बंद हो जाता है और डॉक्टर रोबोटनिक हमेशा के लिए मशरूम प्लैनेट पर कैद हो जाता है। ग्रीन हिल्स में खुशियां वापस आ जाती हैं। सरकार टॉम की तारीफ करती है और उसे इनाम देती है, लेकिन सोनिक का राज ही रहता है। टॉम और मैडी सोनिक को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं और उसे अपने घर के अटारी में एक शानदार कमरा बनाकर देते हैं जिसमें उसकी पसंद की सारी चीजें थीं। सोनिक अब खुश था क्योंकि उसे वो मिल गया था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, एक सच्चा दोस्त और एक प्यारा सा परिवार। फिल्म के अंत में मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रोबोटनिक मशरूम प्लैनेट पर फंस चुका है। उसका सिर गंजा हो चुका है और मूछें बहुत बड़ी हो गई हैं, लेकिन वो अभी भी बदला लेने की साजिश कर रहा है। वहीं पृथ्वी पर एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से 2 पूंछ वाली एक लोमड़ी यानी टेल्स बाहर निकलती है, जो अपने मीटर में चेक करते हुए कहती है, उम्मीद है कि मुझे वो जल्दी मिल जाए, और फिर उड़ जाती है।